Yes. जो D12 चार्ट है, D12 चार्ट, तो D12 चार्ट में एर्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो 50वां द्वादशांश होगा। D12 चार्ट यानी कि 12th D12 चार्ट में जो एर्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो 50वां द्वादशांश होगा। अब वैसे तो दो ज्यादा फेमस है, लेकिन 50वां द्वादशांश भी आपको डिस्टर्ब करता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। ये जो तीन प्लेनेट है ना, कौन सा, 64वां नवमांश, 22वां दृष्टांत और 50वां द्वादशांश, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट होते हैं कुंडली में। गुरु जी और 64वां द्वादशांश। क्या चीज, क्या, गुरु जी क्या आप रिपीट करोगे गुरु जी एक हम बोल रहे हैं कि 64वां नवमांश यानी 64th नवमांश, और दूसरा 85th द्वादशांश यानी 50वां द्वादशांश, और बार? जी। तीसरा है 22वां दृष्टांत, 22वां दृष्टांत। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं व्यक्ति की लाइफ में। ठीक हम्म। है, तो इन प्लेनेट को पहले पहचान लेना चाहिए कि ये प्लेनेट क्या है, कैसे नहीं है, या क्या अपना काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और प्रॉब्लम तब बहुत बढ़ जाएगी, एक बार बताया भी होगा कि मैंने आपको विश्व नवमांशा या पुष्कर नवमांशा बताया होगा। विश्व नवमांशा में, विश्व नवमांशा हम्म। बता चुके हैं ना आप लोगों को। हम्म। हम्म। हाँ, तो विश्व नवमांशा में बताया होगा हमने आपको कि अगर 64वां नवमांश विश्व नवमांश भी बन जाए वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हम्म। 64वां नवमांश अगर, क्या, विश्व नवमांश, 64वां नवमांश अगर हम्म। 22वां दृष्टांत बन जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसे मैंने बताया था कि जो हम्म। सूर्य की होरा में, होरा D2 चार्ट ना, हम्म। सूर्य की होरा में जो प्लेनेट होते हैं वो भी थोड़ा व्यक्ति को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये आपने अभी जो स्टार्टिंग में कहा था 64th नवांश, आपने कहा था मून से D9 में, चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड। क्या, मतलब ये लगन से नहीं, लगन से नहीं, मून से देखना है। दोनों से जस्ट देखना है, दोनों से। दोनों से देखना होगा, हाँ, ठीक है। D9 का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है ही ऐसा। हम्म। D9 का जो, वो तो ऐसा है ही है कि D9 का लगन से 64वां नवमांश वो तो है ही है। और लेकिन क्या, जो क्या नाम है, चंद्रमा चंद्रमा। से 64वां नवमांश वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ठीक। आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि, क्या था दिमाग से पता नहीं क्या चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, क्या बोले थे आप, फिर से बोलिए जरा। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने अभी शुरू में कहा था कि मून से D9 में, चंद्रमा हाँ, से जी जो जी, है फोर्थ लॉर्ड। हाँ, जी और जी, आप कह रहे हैं कि लगन से तो होता ही है वो। तो हाँ मतलब लगन चौसठ से भी एक्चुअली, देखना है और दोनों से देखना है। हाँ एक्चुअली 64वां जो नवमांश है ना वो तो हर प्लेनेट से देखा जाता है। अगर किसी ओके। प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता है तो उसका 64वां नवमांश डिस्ट्रॉय करता है। हम्म। जैसे वो तो बहुत बार हम बता चुके हैं, क्या सब या। शेफाली मैडम भी तो यूज करते हैं कि शुक्र हम्म। से 64वां नवमांश यूज करती है ना आपके। तो शुक्र से 64वें हाँ नवमांश सर। में अगर नेचुरल मैलिफिक, तो बहुत फेमस सूत्र है वो तो, कि शुक्र से 64वें नवमांश में अगर क्या, अगर नेचुरल, राहु या हाँ, राहु केतु शनि को आ मंगल, जाए, या मंगल, मंगल, हाँ हाँ, मंगल। तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति की जो भी मैरिज लाइफ होती है उसको एकदम नरक बना देगा। तो नहीं तो मतलब किसी आपको मैरिज, तो किसी भी प्लेनेट का अगर आपने 64वां नवांश देखना है तो D9 में जाके उससे फोर्थ, उस प्लेनेट जहां पे है वो, उससे फोर्थ लॉर्ड को देख लें। नहीं नहीं, गलत आप बोल रहे हो। हाँ, फिर हाँ हाँ। हाँ, पहले 64वां नवमांश आपने कुंडली में डिसाइड वो कर तो लिया, समझ आ गया। हाँ, वो तो एकदम पता समझ लग आ गया। गया। अब हमें देखना है कि कोई भी, हर प्लेनेट का अपना क्या होता है, हम्म। कारकत्व होता है जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के, हम्म। हम्म। स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के। तो सर रिलेशनशिप, यहाँ सर यहाँ एक प्रश्न है। अगर एक मिनट, अभी 64 बात पूरी कर नंबर ले अपनी, हम पूरी बात कर ले। कि 64वां नवमांश हमें मान लीजिए किसी भी प्लेनेट का देखना है, अगर, हम्म। या उस रिलेशनशिप के लिए देखना है, रिलेशनशिप के लिए स्पेशली हम 64वां नवमांश प्लेनेट से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे स्पाउस से रिलेशन कैसे है। हम्म। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 64वां नवमांश शुक्र से देखेंगे। अगर वहां कोई मैलेफिक प्लेनेट आ गया तो वो
स्पाउस के साथ रिलेशन को चलने नहीं देगा। हम्म, चलने नहीं देगा मतलब कि स्पाउस की या तो डेथ करवा देगा या सेपरेशन। सेपरेशन तो आज तक 20 25 27 कुंडली में हम भी लगा चुके। सेपरेशन तो नहीं दिखा, डेथ ही दिखी है। हम्म, डेथ ही दिखी। एक कुंडली में हमने बताया भी होगा, एक कुंडली में नहीं लगा था लेकिन उसका बच्चे की डेथ हो गई। उसके बच्चे की मतलब शायद मुंबई का ही केस था, पिछले साल आया था। बच्चा घर से निकला, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, उड़ा दिया पूरा एकदम। और उसके बच्चे के साथ 8 या 9 साल की थी। हम्म, तो 11 साल मैक्सिमम होती है उसकी एज। तो अब मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे पिता से रिलेशन कैसे है, पिता से, या पिता के साथ निभ पाएगी नहीं है, या पिता का जीवन में कितना सुख है। तो सूर्य से 64वां नवमांश देख लेंगे। सूर्य से 64वां नवमांश देख लेंगे। ठीक है, एक कुंडली हो शायद जैसे बात आई सूर्य से। गुरु जी, अगर जो जहाँ पे सूर्य बैठे हैं वहां से देखें या जहाँ के सूर्य लॉर्ड है वहां से देखें? D9 चार्ट में जहां सूर्य बैठे वहां से चौथे हाउस में अगर जी। शनि मंगल राहु केतु, शनि मंगल राहु केतु क्या इनमें से कोई प्लेनेट मैलेफिक आ रहे हैं, तो जिस प्लेनेट की बात हो रही है, मतलब जो जो प्लेनेट जैसे पिता के लिए सूर्य, माता के लिए चंद्रमा, जी उनके लिए जी खतरा हो जाता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा से इतना ज्यादा तो नहीं दिखाई दिया जितना शुक्र से दिखाई दिया। ये बड़ा हाईलाइटेड मैटर है, जितना जी ज्यादा शुक्र से दिखाई दिया है ना। तो जी। सर सर एक प्रश्न था। हाँ आप पूछ लीजिए। हाँ आप पूछ रहे थे आप। सर जैसे 64वां नवांश है, 20 नवांश नहीं है हाँ और 22वां देशकांड भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति हाँ में उसकी समस्या कम होगी? हाँ, वो तो करेगा। 64वां नवमास, 22वां दृष्टांत, 85वां द्वादश समस्या करता है। और नहीं, वो 22 में अगर वो करेगा आपका पर वो केवल भी बन गया, जी, 64वां नवमास के साथ बादकेश बन गया, 64वां नवमास के साथ विष नवमास में आ गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा समस्या आने लगेगी। अगर केवल एक ही समस्या है, 64वां नवांश ही है, तो वो समस्या का थोड़ा परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ अपनी दशा अंतर्दशा में, अपनी दशा अंतर्दशा में प्रॉब्लम करेगा। ये देख लीजिए, कुंडली दिखाते हैं ना, कुंडली दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कुंडली दिखाई दे रही है आपको? अभी एग्जाम्पल आई दे थी, रहे हैं, आ गई। आ रही है ना। देखिए जी इस गुरु जी। इस बच्चे का बर्थ 2012 में हुआ। इस बच्चे का बर्थ क्या हुआ? 2012 में हुआ। दिख गया? वहां लिखा है ना, देखिए 24 जी गुरु जी, 24 हाँ। 2012 है ना। और जी। 2012 में इसका बर्थ हुआ। और पहले आप D9 चार्ट में जाइए। D9 चार्ट में हम्म। सूर्य से 64वां नमाज देखिए। सूर्य कहाँ पर बैठा है? छठे में, छठे भाव छठे में। में। और यहाँ से चौथा गिने, देखिए कौन सा प्लेनेट आ रहा बुध है? हैं? बुध 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 है। मंगल बुध है, भी है। लॉर्ड, मंगल है। मंगल बुध है मंगल। और मंगल भी है। लॉर्ड तो बुध हो गया लेकिन हाउस में मंगल बैठा है। क्या नहीं, बोल रहे लॉर्ड हैं देखना है हम? कि क्या ग्रह बोल रहे देखना हैं? है? प्लैनेट देखना है। सूर्य से चौथे हाउस में, जिस प्लैनेट से देख रहे हैं उस चौथे हाउस में अगर शनि मंगल राहु या केतु कोई भी प्लैनेट बैठा, उसको पकड़ना है। मंगल है सर। मंगल मिल गया ना आपको? हम्म, मंगल मिला कि नहीं मिला? जी। जी हाँ। जी। मिला सर। यस। अब ये जो मंगल हो गया, मंगल, इसने इसके पिता की डेथ करा दी। कब इसके पिता की डेथ हुई है? 2021 में। ये कितने साल का था? 2012 से, मतलब 12 8 20। 9 साल का। 9 साल का। भाई हम भी बोल रहे थे, हम भी वही बात बोल रहे थे। अच्छा गुरु जी, मतलब ये 10 11 साल में ही 12 साल से पहले 11 पहले एक्टिव हो अभी, जाएगा? अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा 11 साल का है। सर मंगल की दशा थी सर इसमें। अब वो तो दशा, अंतरदशा आएगी तब ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो 11 साल का है। हमारा 25 से 26 27 कुंडली में लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। गुरु जी का तो बहुत 100 150 और ज्यादा कुंडलियों का एक्सपीरियंस। इसीलिए जब मैरिज पढ़ाते इसको सबसे पहले लिखवाते, कहते बोल्ड कर लो इसको, इसको बोल्ड कर लो। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ये चीज ध्यान देने वाली बात है। यानी कि हम लोग हर प्लेनेट से 64वां नवमांश भी देख सकते हैं। और उसमें कैसे देखेंगे? जिस प्लेनेट को देखना उस प्लेनेट से चौथे भाव में जो भी राशि पड़ी है, वो भी राशि नहीं, सॉरी प्लेनेट, हम्म, ठीक है, वो होगा। वो अगर शनि मंगल राहु केतु, तो उसके उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस रिलेशनशिप को। और ये रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। बाकी जन्म कुंडली में, मतलब अगर हमें अपना 64वां नवमांश गिनना है, तो अपना 64वां नवमांश गिनना है, तो फिर तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना होगा आपको, है ना। हम्म,
अब अपने जरा से एक सर चीज मतलब गुरु से देखना होगा। क्या अपने अपने लिए देखना है तो गुरु से देखना है, स्वयं अपने के लिए। देखना है तो D9 के चौथे हाउस से देखना है ना। जैसे अच्छा, D9 उसका हो गया D9 से। तो D9 का लगन हो गया, चौथा शनि हो गया। आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन जब इसकी दशा आएगी ये प्रॉब्लम करेगी करेगी। क्या करेगी ये तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है ना, अभी इसको तो एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज खुली थी, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। कहाँ था वो, कहाँ था? अच्छा, हम्म, जी होगी। जी, दो बातें आपको बतानी है। मतलब देखिए, चार, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ, 04/09/1999। सॉरी, 8:49 08:49 PM। ये मतलब रात हो गया, और ये प्लेस हो गया, क्या नाम है, कटक, CUTT। ये होगा, खड़ग उड़ीसा। यस, ये आई है ना। मुझे इस कुंडली में ना पांचवा हाउस बताइए कितना पावरफुल है। जल्दी बताइए, पांचवा हाउस बताइए कितना पावरफुल है। गुरु जी बढ़िया है। सूर्य बैठा हुआ है अपने घर में। बुध आदित्य योग बना हुआ है गुरु जी। बहुत बढ़िया, सूर्य का एकदम अपने सही घर है। में। बुध मतलब आदित्य योग तो बुधादित्य, हर दूसरी कुंडली में होता है, क्योंकि सूर्य बुध तो पास में ही रहता है, लेकिन हाँ सूर्य अपनी राशि का है तो बुध फिफ्थ हाउस तो हाँ, स्ट्रांग हो गया। जी एकदम सही। और बताइए भाई साहब। और गुरु देख रहा है। गुरु की गुरु दृष्टि देख है। रहा है। जी, हम्म, ठीक है। और सर इसके 64वें नवांश में राहु, सूर्य से 64वें नवांश में राहु है, तो पिता को कष्ट अभी सर ने बोला हाँ, कि पांचवा हाउस का ये बताइए कितना स्ट्रांग है, वो बताइए बोला, तो उस पे देखते हैं अभी ना। फिर हाँ, 64वें नौमांश पे आएंगे ताकि फिर डिटेल पता चलेगा क्या कहना चाह रहे हैं। बराबर बृहस्पति ना। की दृष्टि है सर पंचम भाव पे, तो बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है जी, पंचम भाव को। जी दे रहा है, एकदम सही बात। और सूर्य वहां पे बैठा है स्वराशि का हो करके, एक तो भाव भाव अच्छा हो रहा है, हम्म, भावेश भी अच्छा है, और भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण, हम्म, और उसका कारक भी है पंचम भाव का हम्म, बृहस्पति, हम्म। तो इससे उस भाव को बल तो मिल रहा है सर। भाव बल मिला, यानी कि इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। जी हम्म, जी दिमाग भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। हम्म, बोलिए। जी। या और कुछ तो किसी गुरु कुछ जी लगन में शनि भी बैठे हैं गुरु जी। सही बात। शनि नीच का है। अच्छा, कोई बात नहीं, D9 में हो चुका हो गया। D9 में देखिए, हो चुका हो गया ना। हाँ, कुछ का हो गया। हाँ, हम्म, हो गया, आपकी कहानी हो गई। हम्म, इसी से आप लोग धोखा खा जाएंगे। JD जी, पहला सूत्र बताइए, आप उस दिन बता रहे थे ना, क्या सबसे पहले हमने देखना बताया? ये सबसे पहले D1 देखना है। सबसे पहले D1 हमने में कहा कि किसी भी कुंडली को देखते समय क्या करना है। D1 D9 RT D1 में बस एक सूर्य का बल कितना, सूर्य बल सबसे बली ग्रह है वो देखना है सर, ग्रह बल। भाई उस दिन आपने अब सारे पॉइंट बताए थे जो मैंने लिखवाया, एकदम सही बताया था। आज क्या हो गया?
क्या क्या आपने बोला था बताइए। पुष्कर नवमांश, विष नवमांश। इवन D9 RTN हाँ कारको भावनाशय हम्म तो भावात भाव। ठीक है, अब जरा बुध को दगाइए जरा, पुष्कर नवमांश है कि विष नवमांश है, बुध निकालिए। जो है विष नवमांश में निकालिए क्या लिखा है। सिंह राशि में कोई प्लेनेट अगर बैठा है तो कितने डिग्री से कितने डिग्री का विष नवमांश में होता है, याद ही नहीं। नवांश में सर सूर्य अगर 13:21 सूर्य से से मतलब 16:40 तक। नहीं, सूर्य से मतलब नहीं है। कोई भी नहीं, प्लेनेट अगर सिंह राशि में बैठा है तो विष नवमांश में कब होगा। 13:21 से 16:40 इसकी 13 डिग्री 21 है से सर 16 40, एकदम सही। जी। बुध को देखिए कितने डिग्री का है। बुध 14 की का। डिग्री हो रही है सर 13:59। 13 हो रही है सर, उस विष्णु वंश में आ रहा है सर। आप D1 चार्ट में देखिए ना, D1 चार्ट में मैंने डिग्री लगा दी है। D1 चार्ट में आपको डिग्री नहीं नजर आ रही है बुध की। हाँ 14 डिग्री, 14 13:59 मतलब 14 डिग्री। 13:59 है सर, हाँ तो 59 है 13:59 विष्णु 14 वंश हो में। गया ना, विष नवमांश में आया नहीं है, हाँ हाँ आ गया। तो अब बुध क्या आ गया। कहानी है? अब आपके लोग की क्या कहानी है, अब पांचवें हाउस को बताइए। सारा प्रेडिक्शन फेल, हम्म हाँ सारे प्रेडिक्शन फेल हो गए। इसीलिए हाँ प्लेनेट को देखने से पहले आप देखिए कि वो प्लेनेट विष नवमांश में है या पुष्कर नवमांश में है। विष नवमांश में जो भी प्लेनेट जाएगा वो उसका फल कैसे अच्छा कर देंगे, भले वो कुंडली का लग्नेश हो, भाग्येश हो, जो भी आप जिसको अच्छा मानते हैं वो हो। अब यहां पर जो बुध पुष्कर नवमांश में बैठा, कहां पर बैठा, पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। जी किसके साथ बैठा, सूर्य के साथ। सूर्य के सूर्य साथ कौन है, पंचमेश है। पंचमेश है। हाँ क्या मैंने बताया था, भावाती वो कारको भाव नाशाय का मेन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, क्या हमेशा किसी भी भाव का कारक उस भाव में बैठेगा तो उस भाव को बर्बाद करेगा या नहीं करेगा, वो जरूरी नहीं है ना। कारको भाव नाशाय तो आधा कॉन्सेप्ट है, हम्म क्या पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ाया था। तो यहाँ बर्बाद हो रहा है पंचम भाव, सूर्य Malefic बर्बाद हो रहा है कारको रोमांच में भाव बुध बनने नाशाय के का कारण। कॉन्सेप्ट बताइए। अगर वो उसी भाव में बैठे तो मतलब उस भाव का कारक है, उसी भाव में बैठे तो ही वो कार को भावनाश आए। वह आधी बात यहां दे दी, अच्छा पूरी बात बताइए, कोई बताया। मैलेफिक इफेक्ट। Malefic मैलेफिक influence। इफेक्ट। जब तक उस पर मैलेफिक इफेक्ट नहीं होगा हाँ तब तक वो कारकों का, वो कारक उस भाव का नाश नहीं करेगा। हाँ जैसे अगर मान लीजिए किसी का लगन में बृहस्पति बैठा है, जब तक उस पर मैलेफिक, क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक हमने क्या बताया कौन होता है, सूर्य। सूर्य। सूर्य होता है। हाँ दूसरे भाव का कारक बृहस्पति होता है, बताया था ना। मान लीजिए लगन में किसी के सूर्य बैठा है तो क्या उस भाव को नाश कर देगा क्या, वो डिपेंड करेगा अगर सूर्य पर मैलेफिक इफेक्ट आ गया। जी फंक्शनल और नेचुरल दोनों, नेचुरल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तब वो भाव को नाश करेगा ना, हाँ हमेशा नाश करेगा। नहीं, मेलेफिक इफेक्ट आएगा तो ही करेगा। और मान लीजिए उल्टा हो जाए, मान लीजिए किसी भी भाव का कारक उस भाव में बैठा है और वहां पर वो बेनिफिक इफेक्ट ले लिया तो क्या होगा, तब तो अच्छा होगा। तब तो उस भाव की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा, शुभ शुभ प्रभाव देगा। बहुत ज्यादा जी शुभ प्रभाव बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि एक तो भाव पर भी शुभ प्रभाव आया और भाव कारक पर भी शुभ प्रभाव आ गया। ये पहले कुछ क्लास पहले इसका डिस्कशन हुआ, हाँ वो आप लोग भूल जाते हैं। इसी कारण से कुंडली में दिक्कत होगी आप लोगों को। जो नियम बताएंगे पहले आप उसी को लगाएंगे वरना उल्टी बात आएगी। अब आइए इस कुंडली में, पहले हमने देख लिया बुध यहाँ पे विषम नवमांश में है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछिए। हम्म नहीं सर। अब यहाँ पर बुध पंचम भाव में बैठ के पंचम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, एक बात। दूसरी बात कि बुध ने यहां पंचमेश को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, पंचम भाव भी गया और पंचमेश भी गया, क्योंकि वो पंचम भाव पंचमेश के साथ है। तो यहां पे अकेले हमने बताया था कि कोई भी जैसा प्लेनेट पुष्कर नवमांश में,
जिसके साथ बैठेगा उसको उसकी वृद्धि करेगा, जिसको देखेगा उसकी वृद्धि करेगा। तो विष्णुमांस में भी तो ये बात लगेगी ना, हाँ जिसके साथ बैठेगा उसको बर्बाद करेगा, जिस पे बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को बर्बाद करेगा, जिसको देखेगा उसको बर्बाद करेगा। बराबर। ठीक है, तो पंचम भाव में बुध विष नौमांशा होकर के बैठा, पंचम भाव को सत्यानाश किया, और साथ में केवल पंचम भाव को नहीं, पंचमेश को भी सत्यानाश कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि बृहस्पति की दृष्टि है, तो हमने कहा पहले आपको 64वां नवमास, 22वां दृष्टिकांड, 85वां द्वादशांश तुरंत लिख लेना है। इस कुंडली में दृष्टिकांड कुंडली आपको दिख रही है। हाँ जी 22वां दृष्टिकांड बताइए कौन सा प्लेनेट है? गुरु। गुरु शुक्र बैठा है ना 22वें दृष्टिकांड में, तो क्या सर क्या गुरु है, गुरु शुक्र सर। है ना 8th हाउस में। राशि देखेंगे मैडम। 22वां तो D3 पे दृष्टिकांड देखो। मतलब कि दृष्टिकांड कुंडली में 8वें भाव का लॉर्ड हाँ अच्छा गुरु, हाँ 8वें भाव लॉर्ड। में बैठा। लिख लीजिए इसको बार बार, हाँ हमें ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को। 22वें दृष्टिकांड का मतलब हुआ कि 22वें मतलब कि 8वें भाव का लॉर्ड। D3 चार्ट में 8th हाउस में बैठा प्लेनेट, D3 चार्ट में 8th हाउस में बैठा प्लेनेट नहीं, सॉरी, उसका लॉर्ड। और जब हम लोग बोलते हैं किसी प्लेनेट से उसका 64वां नवमास, तब वहां पे बैठा प्लेनेट लेना। बाकी फिर 64वां द्वादशांश का मतलब भी हुआ कि D12 चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड, नॉट 8th हाउस में बैठा प्लेनेट। अब देखिए जरा 22वां दृष्टिकोण कौन बना इसका? गुरु। गुरु। अब उसने जो है पंचमेश और पंचम भाव दोनों पे दृष्टि दी ना, और साथ में कहां पर बैठा? लगन में। लग्न में। तो लगन में बृहस्पति कहते हैं बड़ा अच्छा होता है भैया, तब अच्छा होता है जब वो बृहस्पति किसी भी प्रकार से मैलेफिक इफेक्ट ना पा रहा हो। तो तभी अच्छा माना जाएगा जब वो बृहस्पति किसी भी प्रकार से मैलेफिक इफेक्ट ना पा रहा हो। जनरल कुंडली आपको दिक्कत कर जाएगी। गुरुजी, जो ये दृष्टिकांड कुंडली होती है जिसको D3 चार्ट बोलते हैं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टिकांड का मतलब D3 चार्ट, इसका बहुत बड़ा यूज है। जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि आप प्लेनेट को देख करके समझ जाएंगे कि चलने वाली दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को किस अंग में प्रॉब्लम होने वाली है या होगी, और वो अंग में बाहरी हिस्से में प्रॉब्लम है कि अंदरूनी हिस्से में प्रॉब्लम है। ये बात सारावली में केवल लिखी मुझे मिली। ये विश्व नवांश और पुष्कर नवांश एक ही ग्रह हो जाए तो जी? तो विश्व नवमांश का इफेक्ट कम हो जाएगा और पुष्कर नवमांश की शुभता भी कम हो जाएगी, एज ए न्यूट्रल प्लेनेट हो जाएगा। ये पहले भी शायद पूछा था आप लोगों ने, खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अब जरा बृहस्पति को नजर से देखिए, अब बृहस्पति को जरा नजर से देखिए, पंचम भाव और बर्बाद हो गया कि और बढ़ गया? खराब हो गया गुरुजी। और ज्यादा खराब हो गया। ठीक, जरा 64वें नवमांश में इसकी सर नजर डालिए अपनी। सर अब बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि नहीं रही। अब अमृत नहीं, जहर दृष्टि हो गई। अब बृहस्पति खुद ही जहर हो गया, वो सांप का जहर बन गया। 22वां दृष्टिकांड है वो। सर अपनी दशा में इफेक्ट देगा या वैसे ही देगा सर? अब वो भी बताते हैं। पहले वो जिस भाव और भाव में बैठा और भाव को देख रहा है उसको तो बर्बाद कर रहा है। अगर हमें मान लीजिए यहाँ निर्णय लेना है कि भाई 5वें भाव की क्या स्थिति है, मेरा यही क्वेश्चन था आप लोगों से, तो अब हमें 5वें भाव में बैठे प्लेनेट, 5वें भाव में बैठा प्लेनेट कौन है, कौन देख रहा है, इन सब पे निर्णय लेना होगा ना। जी तो ये सब पे देखा जाएगा। ठीक है, तो अब बृहस्पति यहाँ गड़बड़ हो गया। जरा 64वां नवमांश, इसकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट बना हुआ है? शनि। शनि। शनि बना हुआ है, बहुत बढ़िया। इसका 64वां नवमांश शुक्र बना हुआ है। शुक्र बना हुआ। इसका 64वां नवमांश होगा D9 में जो चौथे भाव की राशि हो, उसका लॉर्ड। उसका लॉर्ड तो कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्रवार। जरा D1 में शुक्र पे नजर मारिए। 4th हाउस। ठीक है, कहां पर बैठा है? शुक्र है गुरुजी। 4th हाउस। चतुर्थ भाव। और भाव चलित में कहां जा रहा है? पंचम। पंचम भाव। पंचम। तो और बर्बाद हुआ यहाँ तो।
पंचम तो और गया यहाँ तो। संदीप जी, अब अभी आपने कहा था 64वां नवांश देखते हैं बैठे प्लेनेट से, अभी आप लॉर्ड को ले रहे हैं। आप नहीं सर, गलत बोल रहे वो गलत है, वो बैठे प्लेनेट नहीं, वो हैं। लॉर्ड ही है। लॉर्ड है। ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अगर हमें किसी व्यक्ति का 64वां नवमांश निकालना है हम्म, तो D9 में चौथे भाव की राशि का लॉर्ड या चंद्रमा से, D9 में चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से चौथी राशि का लॉर्ड उस व्यक्ति का 64वां नवमांश होगा। लिखिए अब पूरा क्लियर कट। ठीक है। हाँ। जी। अब हमें किसी प्लेनेट का 64वां नवमांश में देखना है कि वहां कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है। समझ गया। तब हम देखेंगे उस उस प्लेनेट से फोर्थ हाउस का लॉर्ड। प्लेनेट से चौथे भाव में कोई अशुभ ग्रह अगर हैं, नेचुरल अशुभ, नेचुरल मैलेफिक, मंगल शनि राहु केतु, तो उस प्लेनेट के रिलेशनशिप के कारकत्व को बर्बाद कर। कंफ्यूजन हो तो एकदम क्लियर कट पूछिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए सब चीजों में। सर लगन और चंद्रमा दोनों हाथ बोल रहेंगे चौथे हाउस में ग्रह बैठा हो 64वां नवमांश के लिए, चंद्रमा से और लगन से। दोनों से लेना चाहिए, एकदम सही। तो सर एक्चुअली हार्मफुल रहेंगे दोनों, आपका हार्मफुल मन, रहेंगे, सॉरी सर, आपका हार्मफुल रहेंगे दोनों। भाई आप भी बोल दीजिए, बोलिए। सर वो दोनों हार्मफुल रहेंगे, दोनों दोनों रहेंगे हार्मफुल। जी, दोनों में कौन कहाँ हार्मफुल रहेगा उसको समझिए। अगर हाँ। लगन से 64वां नवमांश देख रहे हैं तो लगन आपकी देह है, शरीर है। शारीरिक दृष्टिकोण से लगन से 64वां नवमांश आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक। और चंद्रमा आपका मन है, तो मन के लिए चंद्रमा से 64वां नवमांश हार्मफुल हो जाएगा। उस वक्त शारीरिक आप भले हष्ट पुष्ट दिखें, रोग हो या ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति बड़ी विक्षिप्त होगी जब उस चंद्रमा से 64वें नवमांश की दशा चलेगी। ठीक है। ठीक। जी। अब इस व्यक्ति का 64वां नवमांश कौन है? शुक्र। शुक्र। शुक्र है। D1 चार्ट में उस शुक्र की क्या स्थिति है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में, और साथ में उसके आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ, प्लस अभी अगले में फिफ्थ आ हाउस में आ गया। पंच में आ पंचम गया। में आ गया। यानी पंचम में आ शुक्र गया। यहाँ चौथे भाव के साथ साथ पांचवें का फल देगा। हम पांचवें भाव की स्टडी कर रहे हैं, पांचवा भाव हमें और बर्बाद नजर आया। तो नजर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हाँ आ रहा है, जी कोई दिक्कत नहीं। जी। तो अब बताइए, अब पांचवा भाव कैसा है? खराब सर, तो हुआ है। खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब हुआ है। खराब तो हुआ नहीं, अब इससे ज्यादा खराब क्या लेंगे आप? जो विश्व नवमांस था उसने पंचम भाव पंचमेश को पीड़ित किया। 22वां दृष्टिकोण जो बृहस्पति था लगन में बैठ करके पंचम दृष्टि से पांचवें भाव और पंचमेश दोनों को पीड़ित किया। जो 64वां नवमांश है शुक्र, वो चौथे भाव में भाव चलित होकर के पंचम भाव और पंचमेश को पीड़ित किया। और कुछ कहना बाकी रह गया? अभी कोई सी तरफ से शुभता आपको नजर आती है? नहीं। नहीं। ठीक, समझ में आई बात? नहीं आई? और किसी तरह से शुभता तो नजर नहीं आती। जरा षडबल पे भी एक नजर डाल लीजिए। षडबल आपके सामने लिखा हुआ है। षडबल में सूर्य को कौन सा पद प्राप्त हुआ? सबसे नीचे देखिए, चौथा। तो हम लोग बोलते 3 पद तक तो प्लेनेट मजबूत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारे प्लेनेट के मिनिमम नंबर लिखवाए थे। नहीं लिखवाए थे? हाँ जी। मिनिमम नंबर जो क्वालिफाई करेगा वो मजबूत माना जाएगा। अगर कोई जो टॉप 1 प्लेनेट है, अगर वो भी मिनिमम नंबर क्वालिफाई नहीं करता है, तो टॉप 1 प्लेनेट भी हम लोग कमजोर मानते हैं। VPHS में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उस पूरी कुंडली को कमजोर मान लेंगे, क्योंकि जो टॉप का प्लेनेट है वही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वही पास नहीं हो पा रहा है, वही पास नहीं हो पा रहा है।
ठीक है ना? लेकिन संदीप जी, गुरु को यहाँ फर्स्ट रैंक दिया हुआ है शतबल में, नहीं नहीं, और गुरु हमने देखा था कि वो प्रॉब्लमेटिक है। सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए। सॉरी, हाँ हाँ। हाँ, तो पहले पहले यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, हम क्या बोल रहे थे, हाँ, कि जो मिनिमम नंबर मिला हुआ है, वो मिनिमम नंबर वो मिनिमम नंबर हमारा क्या है? अगर वो टॉप का प्लेनेट भी पार नहीं कर पाता, तो हमारा वो प्लेनेट भी हमारे लिए वन का होता भी बेकार है। तो फिर जो वन वाला प्लेनेट ही बेकार हो गया, तो बाकी के प्लेनेट तो पूरी कुंडली कमजोर हो गई। एक बात, तो षडबल में प्लेनेट की ताकत पता चलती है, प्लेनेट की ताकत पता चलती है। हम्म, ये नहीं कहता कि जो षडबल में मजबूत है वो आपको अच्छे फल देगा, ये नहीं बोला गया कभी। हम्म, और आप अच्छे और बुरे फल को देख रहे हैं, समझ गया, हाँ। ठीक है? उसके लिए बीपीएचएस में इस ईस्ट फल और कष्ट फल दिया हुआ है। ईस्ट फल और कष्ट फल, ये देखिए, ईस्ट फल और कष्ट फल, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा दिया मैंने। जी। ईस्ट फल और कष्ट फल, समझ में आई बात नहीं आई? हम्म, उसके लिए लेकिन ये भी बहुत महत्व नहीं रखता है, ईस्ट फल और कष्ट फल। महत्व क्या रखता है कि भाई उस प्लेनेट पर, उस भाव पर क्या क्या कैसा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आया। तो हम यहाँ पे बृहस्पति की आपने बात कही कि नंबर 1 मिला है, तो बृहस्पति षडबल में मजबूत होकर के 22वां दृष्टांत बना है, ऐसे सोचिए। षडबल में मजबूत होकर के क्या बना? 22वां दृष्टांत बना, बराबर। ठीक है? तो और ज्यादा हार्मफुल होगा। हाँ, कहीं वो फायदा भी करेगा, हम ये नहीं करें, लेकिन 22वां दृष्टांत, 50वां देशांक, 64वां नवमांश, ये सब तो हेल्थ को लेकर बड़ा बर्बाद कर देते हैं। इस बच्चे को पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल का मतलब हो गया, आप ये जब इसकी जो दशा चालू हुई, तभी गुरु की दशा ही चल रही है इसकी, 22वें दृष्टांत की देखिए, 2012 से। लेकिन इसको जो समस्या स्टार्ट हुई वो 2017 से स्टार्ट हुई। क्यों? 2017 में देखिए किसकी अंतर्दशा चल रही थी? शनि की। शनि की। बुध और की। शनि वक्री है, गुरु वक्री है, शुक्र भी वक्री है, बुध अस्त है। बुध की अंतर्दशा चल रही थी। बुध यहाँ आपका विष्णु मानसा में है। उसने, और साथ में ये 22वां दृष्टांत का लॉर्ड लगन में बैठा, यानी लगन मतलब हेल्थ, हेल्थ गई। और इसको सूर्य जो होता है एपिलेप्सी होता है, मिर्गी, वो आगे पढ़ाएंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। इस व्यक्ति को मिर्गी की जबरदस्त समस्या है। और 5वां भाव आपका 10th क्लास के बाद का होता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ये तो पता ही होगा। हाँ। इसकी एजुकेशन 10वीं पे रुक गई, ये 11वीं में नाम भी नहीं लिखा पाए। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। और आप वहां पे क्या बोल रहे थे कि बुद्धादित्य हो गए, बृहस्पति की दृष्टि है, तो सब पलट गया, कहानी की नहीं पलट गई। तो इसीलिए पहले रूल बनाइए, कुंडली को, हर कुंडली आपके पास जो आएगी वो परेशान व्यक्ति आएगा। जनरल प्रेडिक्शन करना छोड़िए, मैं बहुत बार बार कहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन में व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है क्या नाम है, जनरल प्रेडिक्शन में व्यक्ति उलझन में आ जाएगा, वो ज्योतिष को गलत समझने लगेगा। वो सोचेगा ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा बता रहे हैं, तो गलत बात है ये। कोई भी प्लेनेट शुभ या अशुभ है, हम पहले उसको विषु नवमांश, पुष्कर नवमांश, आरटीएन, अब जरा आरटीएन का भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए यहाँ पे। और बुध की स्थिति देखिए कहां पर आ रही है, बुध सिंह राशि में है, आरटीएन में भी बुध सिंह राशि में, वो और ज्यादा बर्बाद करा पंचम भाव को। आरटीएन में नवमांशा कुंडली में बुध सिंह राशि का है ना, हाँ भाई। हाँ, वो हो गया, वो वर्गोत्तम की वजह से वो ज्यादा खराब हो गया। और बर्बाद कर दिया उसको। D9 में पंचमेश मंगल सूर्य के साथ बैठे हुए, खैर वो तो बात की बात है, उसको पढ़ना सिखाएंगे। पहले ये क्लियर हो गया ना, ये तो ये हाँ जी। मेष नवमांश, पुष्कर नवमांश, इनको कैलकुलेट करके रखिए तुरंत। 64 नवमांश, 22वां दृष्टांत, 85वां द्वादशांश निकालिए, बाधकेश निकालिए, बाधकेश निकालिए, बाधकेश का संबंध देखिए,
बादकेश का संबंध देखिए वहां पे क्या आ रहा है, फिर और भी चीजें हैं, बट इतना काम करके अब कुंडली देखना स्टार्ट करिए। इतने काम से पहले कुंडली स्टार्ट कर दी तो फिर फलादेश में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी। सिर्फ आपने जो अभी इष्ट फल ऐसे ही दिखाया ही है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया उस पे, तो इसको देखें ही ना, इष्ट फल कष्ट फल को। बहुत बड़े हमारा मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस इस पे नहीं रहा हमारा। ठीक है, ठीक है, हो सकता है लोगों का हो बट हमारा नहीं रहा कभी। तो जो ठीक है। हम एक्सपीरियंस करते नहीं वो हम बताते नहीं। या ठीक है। जिससे हमारा एक्सपीरियंस है वो हम दावे के साथ कह सकते हैं ये होगा। जो नहीं है भाई, आप कह रहे अच्छा है, हम भी मान ले रहे अच्छा है। तो जिनका लोगों का, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, हमने जब जब लगाया बहुत अच्छा प्रोडिक्शन नहीं निकल के आया। इसके थ्रू ज्यादा क्लियरिटी आई, विष्णु नवमांशा, पुष्कर नवमांशा, और क्या नाम है, 22वां, 64वां, 85वां, बादकेश, मार्केश। हम्म। मार्केश ये सब तो देखना ही है आपको, पहले इनको अलग से कैटेगराइज करिए, इनको सर अलग से। यहाँ पे बुध वर्गोत्तम हुआ तो थोड़ा ठीक भी नहीं होगा क्या? बुध अब तो तो नहीं, यहाँ वो बुध। ज्यादा ज्यादा खराब हो गया ना वो। वर्ग वर्गोत्तम का वर्गोत्तम। मतलब होता है कि जो उसका फल है उसको बढ़ाना। अच्छा, ओके। हाँ। और विश्व नवमांशा पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कुछ प्लेनेट वर्गोत्तम होते हुए भी विश्व नवमांशा में जाएंगे। ये शायद बात हुई थी, कुछ लोग को अगर याद हो तो। हाँ हाँ हाँ। वही थे सब। अब वर्गोत्तम में होते हुए विश्व नवमांशा में जाएंगे, उस वक्त उनके वर्गोत्तम का फल नहीं पकड़ना है, विश्व नवमांशा का फल पकड़ना है। ओके ओके, हाँ। ठीक है। यहाँ शनि बादकेश भी हुआ और शनि लग्न में भी बैठा हुआ है ना, इस कुंडली में वो शनि बाद के बादकेश। ऐसे नहीं देखेंगे ना, गलत हो जाएगी ना बात। बाद अच्छा, के ओके तक वो 64वां नवमांश, 22वां दृष्टकांड या 22वां दृष्टकांड ना बने तब तक आप उसको बाद के, ओके। लेकिन सर तब फिर तक यहाँ सूर्य से चौथा भी तो राहु बैठा था, तो क्या पिता को भी कुछ नुकसान हुआ होगा? ये पिता तो की हेल्थ। मैंने ना पूछा ना बात करी इस पे। तो अच्छा। कुछ हुआ ही होगा, पता नहीं। तो हाँ हाँ और वैसे भी सूर्य से चौसा, सूर्य अगर हम मान लीजिए सूर्य को लेते हैं, सूर्य आरोग्यता का कारक है। हाँ। आरोग्यता, रोग का कारक प्लेनेट कौन है? शनि। 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 उसी प्रकार से सूर्य आरोग्यता का कारक। कारक कारक। और जब भी रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर के बात कहेंगे तो सूर्य से 64 में आप कह रहे हैं राहु बैठा है, तो देखिए हाँ वहां को डैमेज तो कर रहा है, हाँ, उसको वो फिट तो है नहीं। बराबर। हमेशा मैलेफिक प्लेनेट, नेचुरल मैलेफिक, दो चीजों पे इफेक्ट डालते हैं, रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ पर। दो चीजों पे, भले वो और मैथमेटिक गेन करवा दें आपको, लेकिन दो चीज गड़बड़ करेंगे आपके साथ। तो ये क्या रिकवर ही नहीं होगा ये बच्चा कभी? नहीं, अब ये तो दूसरा विषय है, ये तो जब आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अच्छा अच्छा। अभी मतलब कंफ्यूजन आ जाएगा, फायदा नहीं होगा ना। तो ठीक। इसका फायदा। बराबर। तो जैसे आपने कहा कि जनरल प्रिडिक्शन ना करें, जैसे जैसे चैताली जी ने कहा कि पिता का क्या होगा, मतलब अगर उन्होंने पूछा नहीं है तो इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग अपने ही क्वेश्चन में उलझे हुए होते हैं इतने। हाँ, हाँ, तो वही जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे ही कंसंट्रेट उसी में करें। ही हमारा तो पूरा, अब तो एकदम स्पेसिफिक होते हैं। आप मुझे हम्म, क्वेश्चन एक फील्ड का लिख के दीजिए, टॉपिक का। हाँ, एक टॉपिक से मैं दूसरे टॉपिक पे घुसूंगा ही नहीं, मैं दूसरा भाव नहीं एक भाव में इतनी सारी चीजें देखनी, हम दूसरे में कहाँ घूमते रहेंगे। हाँ, हाँ, तो हमारे पास एक भाव में देखने के लिए कुछ ना बचे, जानते ही ना हो, तब भाई देखते देखते पिता पहुंच गए, देखते देखते हेल्थ पे पहुंच गए, देखते देखते मनी पे पहुंच गए, देखते देखते शादी में पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो आपने बिल्कुल अभी बताया तो नहीं है, आप अभी तक, अब शायद बाद में कवर करेंगे अष्टक वर्ग, तो उसको भी, ये हाँ, जैसे इतनी चीजें आपने बताई हैं तो उसको भी आप देखते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल उसके बिना मैं काम ही नहीं करता हूँ अष्टक वर्ग के। ठीक। हाँ, हाँ, ओके। लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ाया, अभी मेरा जो लास्ट हाँ, वीडियो यूट्यूब पे हाँ, डाला था अष्टक पे ही डाला था। उसमें हाँ, बहुत हाँ, सारे कॉन्सेप्ट, हाँ डाला है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, फायदा आपको नजर आएगा। हम्म। तो एक कुंडली और मैं आपको देता हूँ। और ये दूसरी चीज है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज देता हूँ, क्या नाम है इसका?
क्या नाम है इस पर दिया हुआ शब्द अच्छा, जी। तो कभी कभी नाम ही एकदम दिमाग से उतर जाता है। एक मैं चार्ट आपको भेजता हूँ। अब एक चार्ट नोट करेंगे आप। मेष लगन की कुंडली बनाई, सिंह लगन की, सॉरी सॉरी, सिंह लगन की कुंडली बनाइए। बना लिया? जी। हाँ बस। ज्यादा हम पूरे प्लेनेट आपको नहीं बताएंगे, जितनी जरूरत है उतना बताएंगे। 10वें भाव में शुक्र और सूर्य लिख दीजिए। 10वें भाव में शुक्र और सूर्य केवल लिख दीजिए। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, वहां गड़बड़ बात हुई, यहाँ थोड़ी अच्छी बात होगी, आप देखिए। और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। 10वें भाव में सूर्य और शुक्र लिख लीजिए सिंह लगन में। 10वें भाव में सूर्य और शुक्र लिख लिया आपने, अंतर्दशा शुक्र की। ठीक है। और जी। जो शुक्र है वो सूर्य की नक्षत्र में बैठा है। जो शुक्र है वो सूर्य की नक्षत्र में बैठा है। ठीक। क्या कोई बता सकता है कि प्रमोशन जॉब में या जॉब का स्टेटस कितना ऊपर जा सकता है इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा में? बहुत ऊपर जाएगा गुरुजी। बहुत ऊपर जाए कैसे? गुरुजी क्योंकि जो शुक्र है वो सूर्य का फल देगा ना गुरुजी। अंतत, हाँ एकदम सही। शुक्र कौन हो गया? शुक्र गुरुजी पैसा धन। शुक्र, नहीं वो नहीं, शुक्र यहाँ किस किस हाउस का लॉर्ड होगा? 10th ये का ही खुद लॉर्ड खुद होगा। खुद का ही तो लोड है गुरुजी, खुद का अब लोड है दूसरे का। एकदम सही थर्ड बात। और 10th हाउस का लॉर्ड है, और सूर्य जो है लग्नेश है, लग्नेश होकर के सूर्य दशम भाव में, और वहां पर शुक्र जी। जो है सूर्य के नक्षत्र में दशम भाव कार्य क्षेत्र का होता है। जी, इस जातक को कार्य क्षेत्र में इसको फायदा मिलना चाहिए। फायदा मिलना चाहिए एकदम ना। अच्छा, बहुत अच्छा प्रमोशन होगा कि बहुत बेकार होगा या मिडिल क्लास का होगा? बहुत बढ़िया होगा सर। बहुत बहुत बढ़िया होगा। और क्योंकि सूर्य यहाँ लग्नेश भी है। जी। हाँ, यही बात हमको भी समझ में आई जब हमने कुंडली देखी। बट मैंने आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस भी किया हो कि आजकल हम कुंडली देखते देखते जो है D1 पे मुझे भरोसा उठ गया। अब यही सिंह लगन की कुंडली बना करके सूर्य, शुक्र और बुध को 9वें घर में ले आइए। और अब जरा कहानी बताइए मुझे। ये पहला D1 चार्ट था गुरुजी। हाँ, ये D1 चार्ट है। पहला D1 था, ये निरायण भाव चलित है जो मैं बता रहा हूं। निरायण भाव चलित में सूर्य शुक्र बुध 9वें घर में आ गए। और अब स्थिति जरा इसकी बताइए। कोई नक्षत्र तो वही है, फिर सूर्य हो का चुका है। नक्षत्र है। हाँ वो तो चेंज नहीं होगा ना। नक्षत्र तो वही रहेगा। नक्षत्र वही रहेगा, नक्षत्र। तो सूर्य उच्च का हो गया। राशि नहीं होती है, निरायण भाव चलित वो होता है। बच्चा ले था, नवा घर ही हुआ। भाव 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 याद रखिए, निरायण भाव।
भाव बदल रहा है, राशि नहीं कभी बदलेगी। ठीक है जी। अब क्या होगा स्थिति? अब ये 9th हाउस जो है ये इसके लिए बादकेश हो जाएगा ना, 9th हाउस। मंगल गुरु की जी यहाँ पे हाँ ये होगा मंगल गुरु, नहीं है, हाँ बराबर 9th हाउस का लॉर्ड होगा बादकेश, बराबर। लेकिन गुरु जी मंगल और शुक्र जो है वो एक दूसरे के शत्रु हैं, और गुरु जी अगर वो उसमें बैठे हैं तो फिर वो कहाँ बोल रहे फल तो हैं? अच्छा नहीं देंगे गुरु जी। नहीं भाव में ही। नवे भाव में भी आके वृषभ राशि में ही बैठे हैं। राशि चलित थोड़ी ना होता है, भाव चलित होता है ना। गुरु जी नहीं समझ में आ रहा है? भाव चले, हाँ। सर ये कुछ उस दिन आपने बताया था कि 9वें भाव में ही सूर्य है ना, और उस पे मेलेफिक इफेक्ट है। पिता के लिए बताया था, जॉब के अच्छा लिए। अच्छा, ओके। जॉब 12वां हो रहा है अपने हाउस से, अच्छा, फिर लॉस करेगा जॉब का। एकदम सही बात। जॉब लगी ही नहीं, अच्छा जब नहीं लगी, लगी ही नहीं, लग के छूट भी गई। कहानी समझ में आई कुछ? यानी जो हम लोग D1 चार्ट को देख करके सारा प्रेडिक्शन देने लगते हैं ना, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको यूज करिए। ये कुछ महीनों से मैं ये देखते देखते, मैं पहले जब तक प्लेनेट निराण भाव चलित में नहीं देखता हूं तब तक मैं उसमें कोई प्रेडिक्शन बनाता नहीं। गुरु जी वो निरायण, कौन सा भाव, निर्वाण भाव चलित? निरायण नारायण। केपी चार्ट ना, निरायण निर्णय लिया जाके, मैं इसे मानता हूं। वहां केवल भाव की इंपॉर्टेंस है। और भाव, नवा भाव 10वें भाव से 12वां होने के कारण कभी नौकरी दिलाएगा नहीं। तो बताया था आपको कि कोई भी प्लेनेट अगर अपने भाव से, अपने से 6, 8, 12 हो जाए तो उस भाव से रिलेटेड समस्या आएगी, भले वो जन्म कुंडली का कितना भी अच्छा भाव हो। अब जन्म कुंडली का सबसे अच्छा भाव तो नवा है, लेकिन नवे भाव पर बैठा प्लेनेट दसम से तो 12वां हुआ, दसम से तो 12वां हुआ। भाई लगन, अगर या तो जन्म कुंडली के 6, 8, 12 हो जाए, तो जिस प्रकार से लगन मतलब शरीर से अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 जाता है तो लगन को नुकसान पहुंचाता है। लगा नुकसान पहुंचा। तो किसी भी भाव से अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 हो जाए, शायद ये तो जब मैंने आपको पढ़ा रहा था सारे सिद्धांत, मैंने ये बात बताई थी कि उस भाव को भी डैमेज कर देता है वो तो यहाँ तो जब 10वें भाव से बैठा प्लेनेट नवा है, मतलब 9वें भाव में बैठा प्लेनेट जो है 10वें भाव से 12वां में बैठे प्लेनेट 9वें भाव में, वो 10वें भाव को कैसे आप समझते हैं कि वो उसको फायदा पहुंचाएगा? तो यहाँ पे शुक्र सर यहाँ नवे पर में आ गया तो इसलिए अपने को नुकसान कर रहा है वहां पे। यस सर यहाँ पे दशमेश अपने से 12वें में आ गया ना। 12वें में आ गया। हाँ जी, सर, दशमेश अपने से 12वें में आ गया तो नुकसान कर रहा है। सर शुक्र यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्य भी तो 12वें में, 9वें में आ गया। तीनों ही उसमें आ गए ना 12वें में। भाई शुक्र, सूर्य, बुध तीनों ही आपके 9वें में आ गए। नक्षत्र का फल हम सबसे ज्यादा उठाते हैं, तो नक्षत्र भी तो 9वें में आके घूम रही है प्लेनेट, और प्लेनेट का नक्षत्र 9वें भाव में घूम रहा है। 9वां भाव किस चीज का होता है? त्याग का, छुड़वाने का, हायर स्टडी का, उच्च शिक्षा। दूसरी दूर की यात्रा का। दूर की यात्रा का। ये इस दशा में उसने हायर स्टडी करी, हरि जॉब हर्ष। स्टडी करी। तो अब सर इसके भी जीवन जॉब का सर, जब जॉब का इसका हो गया क्या फिर? 10वें तो अपने से बेटा है 12वें में, तो होल लाइफ इसकी जॉब का क्या होगा? नहीं, कोई भी प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा इंपॉर्टेंट फल करता है। वो एक तो दशा आप पकड़ेंगे ना। आपने कहा कि भाई ये प्लेनेट आपका खराब है, तो हमेशा का थोड़ा खराब होगा। दशा लगन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हमेशा प्लेट, जब भी कोई कुंडली देखिए, एन राव सर की किताब पढ़िए, जी। वो कहते हैं कि योग, कुंडली, भाव ठीक है, बट क्या उस सब चीज का प्रभाव उस दशा में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उस दशा में वो सबका फल मिलेगा तो वो घटेगा,
अब आपने किसी कुंडली देखी, कहा ये तो बहुत राजा बनेगा, ये बनेगा, जाने क्या करेगा क्या करेगा, उसकी दशा ही नहीं आई जीवन भर उसके पास, क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोचर। बिना दशा के गोचर भी नहीं काम करता। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक दशा को आप स्टडी नहीं कर लेंगे कि क्या अभी क्या चल रहा है, ये बताओ। किसी कुंडली करोड़पति है, ठीक है भाई, अभी क्या चल रहा है भाई? अनिल अंबानी के बारे में भी सुना आपने, मुकेश अंबानी क्या पैदा हुए, आज तो उनकी स्थिति खराब है, नहीं खराब है? हाँ, अभी वो दिवालिया हो गए हैं। दिवालिया हो गया, पता नहीं क्या, सेबी ने बैन ऑन भी लगा दिया। हाँ, तो 5 साल का बैन लगाया अभी की ट्रेडिंग। दशा बताओ भाई, वो पैदा हुए एक पूरे रिचेस्ट पर्सन के यहाँ वर्ल्ड में, जिसका अपनी कोई रैंकिंग थी, लेकिन उस व्यक्ति की अब तो क्या वो जीवन भर ऐसा फल मिलेगा क्या? नहीं। दशा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए दशा को इग्नोर करके कोई भी काम करेंगे तो समस्या रहेगी। इसी पे का उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए कोई कुंडली के अंदर बुरे योग है, दशा ही नहीं आई, तो योग बुरा और अच्छा क्या करेगा? देने वाला हमेशा, और देने वाला और छीनने वाला हमेशा दशा है, हमेशा दशा। इसलिए दशा स्टडी बहुत जरूरी है। लेकिन अंतर्दशा तो आती रहेगी। सर दशा और अंतर्दशा में क्या? दशा के महादशा के अनुसार फल देती है। कोई भी महादशा, कोई भी महादशा 5 साल बीतने के बाद अंतर्दशा के अकॉर्डिंग आ जाती है। अंतर्दशा शुभ है तो उसका छोटा फल आपको मिल जाएगा अच्छा। अगर महादशा अशुभ है तो अंतर्दशा शुभ है तो बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा, बट करंट सिचुएशन से थोड़ा फायदा नजर आएगा। आपने ये बहुत अभी कहा 5 साल तक ये बड़ा, ये मतलब आपके एक्सपीरियंस में है कि कोई महादशा लंबी है तो पहले 5 साल तो वो अपना ही फल देगी और उसके बाद में अंतर्दशा किक होनी शुरू हो जाएगी। जी, एकदम सही। पहले जैसे इस भाई, और ये तो क्या नाम है, लघु पराशरी में भी लिखा हम्म। कि महादशा जिसकी स्टार्ट होती है, अंतर्दशा में उसका फल नहीं मिल पाता। अंतर्दशा का फल आते आते 4-5 साल लग जाते हैं। हम्म। यानी शुरू के 4-5 साल आप महादशा को जरूर पकड़ के काम करिए, बाद में अकेले अंतर्दशा पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शुरू के 4-5 साल अंतर्दशा को जरूर पकड़िए। समझ में आई बात? नहीं है तो ये बात भी आपको बतानी थी कि केवल D1 के बेस पे फिर से बातें ना करने लगेगा। डी निरायण भाव को भी पकड़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा वो क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसके फल को बताइए नहीं बताइए, एक बार क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे देखिए यहाँ पे तो गलत हो जा रही थी बात ना, हम भी यही सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे, यही होना चाहिए था। बट जैसे ही हमारी नजर निरायण भाव में चली गई तो फिर तो अर्थ का अनर्थ नजर आने लगा। क्रॉस चेक हुआ, हाँ बात सही आ रही, निरायण भाव का फल मिल रहा है, क्या माने ना माने? अब हमारे मानने ना मानने से थोड़ी ना कुछ होता है, जो हो रहा वही तो मानेंगे ना भाई, जो हो रहा वही तो मानेंगे। तो फिर इस कंडीशन में क्या इसको जॉब मिल के वापस छूटेगा? अभी तो नहीं मिलेगी, जब तक ये दशा चल रही है तब तक, शुक्र की अंतर दशा। नहीं, वो निरन में तो भाव बदल लिया, लेकिन जन्म कुंडली में तो भाव वही है, उसका भी तो फल मिलेगा। नहीं मिल रहा है ना, तो क्या कहते हैं, हम भी तो बोले थे मिले, हम मना कर रहे हैं कि भाई मिले, हम ना मिले, मिले हम भी चाह रहे भाई, मिले क्यों ना मिले, कोई परेशान क्यों रहे भाई, हम भी तो यही चाहते हैं मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है ना, प्रॉब्लम तो यही है। क्या करें, माने ना माने। तो सर आपने जो बताया था कि हम प्लैनेट को मूव कर सकते हैं, तो इसमें अगर हमको प्लैनेट को मूव करना हो, जैसे राशि D1 में ठीक दिख रहा है लेकिन KP चार्ट में ये 9th में चला गया, हाँ तो मैंने इसमें हम रेमेडी बताई है, मैंने वही रेमेडी बताई है। तो इसमें सर जैसे हम अगर अगर शुक्र अगर 9th में चला गया तो हम इसको मूव करेंगे तो D1 में तो सेम दिख रहा है, तो हम KP चार्ट और D1 का मूवमेंट अलग हो गया फिर उस हिसाब से। नहीं नहीं, हम उसको क्या नाम है, केपी चार्ट के अकॉर्डिंग ही उसको 10th में ला देंगे। D1 में 10th में है, D9 से भी 10th में ले आएंगे, और सॉरी केपी चार्ट से भी। अच्छा, तो मतलब जैसे उस प्लैनेट का जो भी है सामान्य जो भी चीज करना है सिंबल, उसको हम उस बॉडी पार्ट पे लेके जा सकते हैं, या जब एस्ट्रो पर आएंगे तो घर में लेके जा सकते हैं। जी जी, घर घुटने पे आएगा दिशा में भी लेके जा सकते हैं। ये घुटने पे आपका आएगा एक्सपीरियंस इसमें काफी ज्यादा है रहा है कि ये चलता है, मतलब काम करती है ये जो आप सिंबल जो आपने कहा था कि बॉडी पार्ट पे ये बना दें, मूव कर दें प्लेनेट को, ये सिंबल देखिए, से
लगता थोड़ा विशी-वाशी है। एक्चुअली जब बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा तो लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। नहीं सर, आपने बताया था ना वो कि वही वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ सामान प्लेसमेंट कराएंगे, उससे वास्तु होता है। रेमेडी तो सारी है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिला। ये क्या ना, यही जब रेमेडी की बात आती है तो पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगता है। मतलब सेम चीज मैंने एक को कराई, नहीं असर आया, दूसरी चीज कराई, बड़ा अच्छा असर आ गया। तो सर इसमें लेकिन एक चीज, जैसे मैं अपना अगर बात करूं, मेरा जुपिटर सेकंड हाउस में है, उस पर मंगल और शनि की दृष्टि है, 7वीं और मंगल की 4थी दृष्टि, तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। दूसरे घर में है तो मतलब उसका कारक हो गया जुपिटर, तो वेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ही हुआ। अगर लेकिन वो दूसरे में बैठ के छठे में राहु को देख रहा है, 5वीं दृष्टि, तो थोड़ी शुभ दृष्टि हुई राहु पे, जॉब के लिए, सर्विस, मेरा नौकरी के लिए अच्छी रहेगी। अब अगर मैं उसको, मेरा वर्गो है, मैं अगर उसको 4th में ले जाना चाहूँ सेक्रेटेरियस में, जरा पहले जुपिटर, निराणा में देखिए कहाँ पर गया वो। अच्छा, केपी चार्ट में निरायन में सेम है, निरायन में सेम है, जुपिटर सेकंड में, राहु 6th में, तभी सेम ज्यादा उसका फल मिला ना आपको। D1 ने भी जी, वही बताया और केपी वही चार्ट बता रहा है। सेम है। लेकिन इसमें सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उसको 4th हाउस में लेके गया तो शनि और मंगल से तो उस पर कोई दृष्टि नहीं आई और अपने घर में भी पहुंच गया जुपिटर, लेकिन राहु पर जो 5वीं दृष्टि थी, हो सकता है वो कुछ अच्छा कर रहा होगा नौकरी के लिए, तो वो दृष्टि हट जाएगी। दशा किस चीज की चल रही? अभी वीनस की है मेरी, वीनस में जुपिटर है अभी, तो जिसकी अंतर्दशा। उसको कितना साल हो गया? वीनस को हो गए सर करीब 8 9 साल हो गए। तो जब जो जुपिटर का आप ट्रीटमेंट करिए आपको फायदा कंफर्म हो। तो वही, जैसे अगर सेकंड से 4th में अगर ले जाना है, मतलब यहाँ पर भाव देखेंगे तो सेकंड हाउस से 4th हाउस में ले जाना है, तो मतलब ये पार्ट हुआ बॉडी का, चेस्ट। चेस्ट हुआ, तो वहां ले जाना है, तो जैसे क्या करना होगा, कुछ येलो कलर का चीज या हल्दी, उस टाइप की चीज? हल्दी का चेस्ट पे टीका लगाइए, ठीक या है। हल्दी की गांठ एक बांध लीजिए पीले कपड़े में डाल करके, ऐसा बांधिए कि पीले आगे में वहां चला जाए। जब राहु की अंतर्दशा चलती ना, जी, उस वक्त अगर आप जुपिटर को शिफ्ट करते तो नुकसान, अच्छा, क्योंकि जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो प्लेनेट जिस हाउस में, उसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा आपको। हाँ, और ठीक, कृष्णमूर्ति ने तो दृष्टि को तो कुछ माना ही नहीं था, अच्छा, इन्हें दृष्टि को माना ही नहीं। क्योंकि नक्षत्र मानते हैं वो तो नक्षत्र हाउस नहीं लेते हैं मानते। जी, कसपल सब लॉर्ड उठाते हैं वो, तो कहते दृष्टि उसकी कुछ नहीं होती। हाउस जिसमें प्लेनेट बैठा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जुपिटर की 5th दृष्टि है राहु पे, जो कि 6th हाउस में है, तो जॉब के लिए अच्छा कर रहा है। तो लेकिन अगर लेकिन मैं आपका सेकंड हाउस में जुपिटर है ना, जी, तो सेकंड हाउस में जुपिटर आपको नुकसान क्यों करेगा? बस मंगल शनि की दृष्टि रहेगी बस। तो वो, लेकिन जो कारक वाला जो आपने आपने पढ़ाया भक्ति भाव, तो उसके हिसाब से वो संपत्ति का हाँ, कारक है, वेल्थ का, सेकंड में बैठा है, तो दोनों उसको खराब कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, वहां गड़बड़ कर जाए, क्योंकि आपका वहां है कारको भाव नाशाय में जाके मेलेफिक इफेक्ट ले लिया उसने। जी। तो मैं वही देख रहा था कि 4th हाउस में किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन जुपिटर जो है अभी अपने दशा में, जो उसके अंदर दशा चल रही है, तो जॉब के लिए थोड़ा ठीक कर रहा है, क्योंकि 5th एस्पेक्ट उसका है। दो 2 6 10 11 भाव में बैठे प्लेनेट जॉब को हमेशा अच्छा करेंगे। 2 6 10 11 भाव में बैठे प्लेनेट, बट वो निराण भाव में भी वही होने चाहिए। अच्छा, 2 6 10 11 भाव में बैठे प्लेनेट, और अगर कहीं वो नक्षत्र लेवल पर बैठे तब तो और अच्छी बात हो गई। मेरा राहु अपने ही नक्षत्र में है, ये तो मतलब 6th हाउस में 11th राशि है। जुपिटर किसकी नक्षत्र में बैठा है ये मुझे बताइए। जुपिटर है शुक्र के नक्षत्र में और सर, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र, सॉरी, जुपिटर है चित्रा में, तो मंगल। मंगल के हो गया, और मंगल बैठा है 11th हाउस में। अब तो आपको अच्छा फल देगा, आपको मंगल का फल मिलेगा ना, आपको मंगल जुपिटर शनि नहीं में, मिलेगा। हाँ? मंगल शनि के नक्षत्र में है, शनि नहीं नहीं, अब बस वो मंगल शनि नक्षत्र में छोड़ दीजिए आप ये देखिए बस आपको इस वक्त मंगल का इफेक्ट मिलेगा।
ऐसे तो सब कोई ना कोई प्लेनेट नक्षत्र ऐसे घूमते रहेंगे कुंडली में। जिसकी अंतर्दशा चल रही है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र लॉर्ड केपी चार 99 भाव चलित में जिस हाउस में बैठा उसका फल देगा। जरा केपी में देखिए 99 में कहाँ बैठा है। मंगल हम्म, 11th हाउस में। तो एकदम परफेक्ट आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वहां जॉब नीच का है, लेकिन वहां नीच का है, वो कर्क में बैठा है। कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, परफेक्ट लेकिन सर आपको मेरा जो, मिलेगा। जी मेरा लेकिन क्वेश्चन मतलब मेन ये था कि ऑब्वियसली आपने बताया है कि हमको डिसाइड करना होगा कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो राहु को अगर मैं हटाऊं बचाऊंगा मंगल शनि से, तो और दूसरे घर में ले जाऊंगा तो राहु पर से उसकी दृष्टि हट जाएगी, 5वीं दृष्टि। बट अभी कोई फर्क, उसका फर्क इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको जब लेकिन तक लेकिन अंतर्दशा नहीं आएगी। अच्छा नहीं, लेकिन जुपिटर की तो अंतर्दशा चल रही है, तो उसका 5th जुपिटर की एस्पेक्ट तो नहीं चल अच्छा रही होगा। है, जुपिटर की अंतर्दशा चल रही, जुपिटर फल कर रहा है मंगल का, जुपिटर अपना फल अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक। आप जुपिटर की कोई रेमेडी करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं करेगी, मंगल का आपको फायदा करेगी। समझ गया सर, ओके, जी थैंक यू। एक क्वेश्चन था संदीप जी। जैसे मैं कई बार देखा है कि नारायण भाव चलित, क्योंकि केपी में वो पता नहीं श्रीपति पद्धति लेते हैं जिसमें कुछ वो केपी अलग अलग फाइनेंशियल आती है। नारायण पद्धति। भाव चलित में अलग आती है, कई बार अलग आती है केपी में। हाँ उसमें एक्चुअली आपने जो फाइनेंशिया लिया है ना, फाइनेंशिया, वहां पे आपने श्रीपति का ले रखा हो। फाइनेंस में केपी का ही नाम केपी होगा का ना, ही केपी सेलेक्ट कर नया। लीजिए ना। अच्छा, केपी, लेना कौन सा है जब केपी नारायण केपी भाव अगर चलित देखना है? नारायण भाव केपी, चलित में केवल केपी का फाइनेंशियल लीजिए, ठीक है, तब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके। ठीक है। अब आइए हम लोग जरा कुछ क्लास से जो है अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे, मतलब चीजों को, लेकिन उनको भी समझाना जरूरी था। तो यानी ये जो मैंने आज का डिस्कशन था कि पहले आपने जो कुंडली एक देखी, वहां पे आपने बुद्धादित्य योग जाने क्या क्या योग बता दिया, बट आप पलट गए तो समझ में आ गया, दिमाग में इमेज आ गई होगी। जी एग्जाम्पल जी। दिखाने का मतलब यही है कि लाइव एग्जाम्पल आपको बताता है कि हमें किस पाथ को सेलेक्ट करना चाहिए। तो वहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसे नहीं देखना है, पहले हमें सारे चार्ट में तैयार कर लेना, विष्णु नवमांशा पुष्कर नवमांशा 64वां 22वां 50वां ये सब कर लीजिए। उसके बाद दशाओं को ले लीजिए, है ना, और साथ में नजरें भी मान लीजिए। दूसरे चार्ट में आपको मैंने बताया कि देखिए D1 चार्ट में कितनी बढ़िया प्लेसमेंट थी, बट जिस चीज के लिए कुंडली आई वही उसके पास नहीं है। तो जब निराणा भाव चलित में जाके देखा गया तो वो तो क्लियरिटी आ गई कि नहीं भाई वो तो गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमें ये सब चीजों पे भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो पहले मैंने बताया कि आप किसी कुंडली का प्रेडिक्ट करते समय केवल बस योग योग तो ठीक है, पहले आप उसको समझ लीजिए क्या वो वे योग उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद भी है। और कोई जरूरत होना कि हर के लिए बृहस्पति अच्छा ही होगा, खराब भी हो सकता है ना। तो वहां पे विश्व नवमांशा पुष्कर नवमांशा आप उसको जरूर कैलकुलेट करिए, 22वां 64वां उसके बाद। ठीक है, तो ये आ गया। फिर आपको अब पादकेश क्या होता है ये समझ में आ गया, कोई भी प्लेनेट बादकेश है या नहीं है वो समझ में आ गया। 22वां 50वां 64वां नवमांश है या नहीं है, क्या होता है, क्या फर्क डालेगा, दशाओं को देख करके ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। उसको जितना यूज करेंगे उतना आप मैच्योर होते जाएंगे और आपके प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी आएगी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जो केवल बस कुंडली को देखा और चालू हो गया। वैसे नहीं करना है इसमें। ठीक है। अब हम लोग प्लेनेट की तरफ चल रहे थे तो मैंने सूर्य की बात आपको सब बताई थी। अभी हम कोई भी प्लेनेट के बारे में जो बोल रहे हैं वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे, वो केवल हम उसकी एक प्रोडिक्शन दे रहे हैं कि क्या होता है। तो सूर्य शायद मैंने खत्म कराया था, सूर्य के क्या क्या इफेक्ट होंगे, जनरल बात मैंने बताई थी, शायद हम सही है कि चंद्रमा भी करा दिया था मैंने। ध्यान में नहीं। सर चंद्रमा नहीं हुआ। चंद्रमा नहीं था, ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे चंद्रमा। देखिए चंद्रमा वैसे तो कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में हम लोग ने ग्रह उसी को मान रखा है जिसका इफेक्ट पृथ्वी पर आता हो, चाहे वो ग्रह हो या ना हो। तो आगे आप एक बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर एक चैप्टर है उपग्रह, उपग्रह नाम का भी है। तो उपग्रह ऐसे उपग्रह हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे ऊपर फर्क डालते हैं, तो उनको कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यानी साइंस उसको क्या कहती है मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर उसका इफेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है तो वो हमारे लिए ग्रह है, क्योंकि हमने पृथ्वी को सेंटर मान करके सारे प्लेनेट को ग्रह, सारे प्लेनेट या जो सैटेलाइट यानी उपग्रह हैं उनको ग्रह माना गया। तो चंद्रमा सबसे
मतलब पास है पृथ्वी के, पृथ्वी का उपग्रह मानिए उसको, तो उसका इफेक्ट धरती पर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को एज अ ग्रह मान करके ही काम किया है। इतनी बात समझ में आ गई। जी। तो चंद्रमा ये पृथ्वी के पास है, इसलिए पृथ्वी पर इसका प्रभाव ग्रह जैसा ही होता है। चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा हमारे अंदर मोह देता है, ममता देता है, और हमारी शिक्षा को बताता है, शिक्षा, एजुकेशन। इसीलिए जब भी एजुकेशन की बात हो, क्योंकि देखिए ऐसे ही समझिए, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा अगर डिस्टर्ब होगा तो एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी ना। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं अच्छी होगी, पढ़ेगा तो उसको जो चांद तारे नजर आने लगेंगे, चांद तारे नहीं, क्योंकि मानसिक स्थिति ही खराब है, तो कंसंट्रेट कैसे करेगा। इसीलिए चंद्रमा से शिक्षा को भी देखा जाता है। बुध तो शिक्षा का कारक प्लेनेट है, बृहस्पति ज्ञान का प्लेनेट है, लेकिन आपको ज्ञान में और बुद्धि में लेके जाने वाला कौन है? आपका मन। आपको ज्ञान और बुद्धि में लेके जाएगा कि आपको जो है चीटिंग करवाएगा या आपको फंसा देगा, ये आपका क्या है? चंद्रमा ही है। इसीलिए चंद्रमा से ही शिक्षा, चंद्रमा के द्वारा ही शिक्षा देखी जाती है। लेकिन किस शिक्षा को? जिसमें मन से जुड़ा हो। कुछ लोग पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, बुध खराब होता है तो चीजें बुद्धि नहीं चल पाती, लेकिन पढ़ते बड़ा मन से हैं, तो ठीक है, तब भी वो कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिसकी मन ही खराब हो गया, वो ना पढ़ेगा, क्योंकि मन वहां तक पहुंचा ही नहीं ना, मन ही तो पहुंचा रहा है। इसीलिए मन, चंद्रमा से आप शिक्षा को भी बताते हैं। मतलब और साइकोलॉजी वगैरह टॉपिक। जी जी जी, एकदम सही, साइकोलॉजिकल तो है ही। दूसरा, आप यहाँ पे हमने जो शिक्षा ली है, यानी मन लगा के ली, क्या वो हमें रोजगार देगी कि नहीं देगी, ये बताना भी चंद्रमा का काम है। कुछ लोग पढ़ लेते हैं डॉक्टर और पढ़ाने लगते हैं, मास्टर बन जाते हैं। कुछ लोग इंजीनियर बन के मास्टर बन जाते हैं। हमारी फील्ड में तो बहुत सारे लोग यही हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या आपने जो शिक्षा ली वो आपके काम आने वाली है, ये चंद्रमा के द्वारा ही हमको पता लगाना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा स्पेशली राहु केतु के कांटेक्ट में अगर है, ऐसा चंद्रमा आपको ऐसे ऐसे काम कराएगा जो जीवन में आपको, आपके साथ होगा नहीं। मानसिक स्थिति में आपको उलझाए रखेगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, ख्वाब दिखाएगा, जो ख्वाब पूरे नहीं होंगे। एक लाइन में हमारे गुरुजी, और हम भी उसको मुंगेरी लाल कह दीजिए, मुंगेरी लाल कह दीजिए, उसके हसीन सपने जो कभी पूरे नहीं होने वाले। राहु केतु क्या हवा हवाई बात है ना। राहु स्पेशली, चंद्रमा राहु के कांटेक्ट में है, हवा हवाई बात है जो कभी पूरा नहीं होने वाली। तो व्यक्ति ने जो शिक्षा ली उसको भी पूरा नहीं होने देगा, उसको भी पूरा नहीं होने देगा। जितना चंद्रमा मैलेफिक इफेक्ट में आता जाएगा, उतना ही वो आपको आपके उद्देश्य से, एम से भटका देगा, जितना चंद्रमा पीड़ित होगा। पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का उच्च और नीच बल बकवास है। चंद्रमा का हमेशा पक्ष बल लेना चाहिए, चंद्रमा का पक्ष बल लेना चाहिए। पहले ही मैंने बोला हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा मजबूत माना जाता है, लेकिन उस पर शुभ प्रभाव और शुभ भाव में होना उसके मजबूती में और वृद्धि करेगा। उसके शुभ प्रभाव और शुभ दृष्टि में होना उसमें मजबूती करेगा। शुभ प्रभाव में भी है, पक्ष बली भी है। पक्ष बली मतलब केवल आप कृष्ण पक्ष या शुभ पक्ष मत देखिए, तिथि देखिए। तिथि क्या है? तिथि बताया मैंने,
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक चंद्रमा बली माना। अमावस्या के पास का चंद्रमा सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण उच्च का भी होकर खराब माना जाएगा, उच्च का भी होकर खराब माना जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में है लेकिन अमावस्या के आसपास का है, उसका कोई वृषभ राशि का फल नहीं। आप देखिए हमारे यहाँ जितने भी भगवान लोग हुए मोस्टली शुक्ल पक्ष में ही पैदा हुए, कृष्ण जी को छोड़कर। कृष्ण जी जो है कृष्ण पक्ष में आए नहीं, लेकिन उनका भी चंद्रमा अच्छा ही था क्योंकि चतुर्थी की जस्ट बात का ही था, बहुत दूर नहीं गया, अमावस्या के बहुत क्लोज नहीं था, अच्छा ही था उनका चंद्रमा। अगर वैराग्य वाले प्लेनेट शनि और केतु के कांटेक्ट में आ जाए और अगर वो पक्ष बली हो, ऐसा व्यक्ति योग में महारत हासिल करता है। शर्त है पक्ष बली होना चाहिए। शनि केतु के साथ है तो उसको बुरा ना समझिए, बट उस व्यक्ति की लाइन मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ नहीं होनी चाहिए। भौतिकवादिता वाली जीवन उसके लिए सूट नहीं करेगा, वो उसके लिए खराब हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार और बता दीजिए प्लीज। चंद्रमा हमेशा पक्ष बली अगर हो तो अच्छा है, अगर उसके साथ शनि केतु का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति वैराग्यता में, योग में, स्पिरिचुअल में एक बहुत बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन उसको भौतिकवादिता में नहीं जाना, जीना होगा कि हम ये ले ले, हम वो ले ले, हम गाड़ी ले ले, हम घोड़ा ले ले, ये सब नहीं, तब वो अच्छा होगा। चंद्रमा मोह और ममता का प्रतीक है। अगर इस धरती पे एक चंद्रमा ना होता तो लोगों के अंदर ममता खत्म हो जाती, ममता खत्म हो जाती। इस बात का ये मतलब है जो व्यक्ति बड़े क्रूएल हुए, औरंगजेब, हिटलर, आप चंद्रमा देखिए उनका कितना ज्यादा पीड़ित हो, कितना ज्यादा पीड़ित होगा। क्रूएलिटी की निशानी है चंद्रमा का जबरदस्त पीड़ित होना, क्रूएलिटी की निशानी। चंद्रमा ही इस धरती पे मोह ममता मातृत्व की भावना दिखाती। कोई स्त्री, गुरुजी, अगर गुरुजी किसी का जन्म अमावस्या का तो उसका तो चंद्रमा वैसे ही अस्त हो गया है गुरुजी। चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता, लेकिन हाँ सूर्य के प्रभाव में आ गया, सूर्य के प्रभाव में आ गया जिसके कारण से उसकी रश्मियां खराब हो चुकी है। और एक सर चंद्रमा केंद्र योग में आ जाता है। वो सब बताएंगे, वे सब बताएंगे केंद्रीय योग। ठीक है। चंद्रमा किसी भी स्त्री में, चंद्रमा के कारण ही वो स्त्री मां बन पाती है। कोई भी स्त्री मां तब बनेगी जब उस कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो। चंद्रमा का प्रभाव कम होता है या चंद्रमा पक्ष बली होकर के, मतलब पक्ष निर्बल होकर के पीड़ित अवस्था में आ जाए तो ऐसी स्त्री कम बच्चों को जन्म दे पाती है या अपनी फैमिली प्लानिंग करने में ज्यादा ज्यादा रुचि नहीं रखती, ज्यादा रुचि नहीं रखती। और रुचि रखती भी है तो बच्चे की जन्म वो दे नहीं पाएगी या इच्छा नहीं होगी। इसी कारण से इच्छा बनाने के लिए शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा चांदी पहनवाई जाती है, चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, ज्यादा से ज्यादा चांदी पहनवाई जाती है जिससे वो स्त्री मां बन सके, मातृत्व की भावना को फील कर सके।
तो चंद्रमा में चांदी का जो आप इफेक्ट देखते हैं वो यही है। बच्चे के जन्म के दिन से शुरू के 6 से 7 साल तक केवल और केवल चंद्रमा का प्रभाव ही उसके जीवन में होता है। इसीलिए कभी भी छोटे बच्चे की कुंडली देखना है तो केवल सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखिए क्या है। पराशर जी लिखते हैं कि चंद्रमा जन्म बच्चे के जन्म का कारक भी है और बच्चे के जीवन का पोषक भी है। चंद्रमा बच्चे के जन्म का कारक भी है और चंद्रमा बच्चे के जीवन का पोषक भी है। इसीलिए उन्होंने अपने अरिष्टाध्याय में, अरिष्ट बच्चे पैदा होते हैं तो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा चंद्रमा के ही योगों का वर्णन किया है। सबसे ज्यादा चंद्रमा के योगों का वर्णन किया गया है अरिष्टाध्याय में। इसीलिए जब भी जन्म के समय बच्चे की कोई कुंडली आपसे पूछने आए, उस वक्त आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा जितना पीड़ित होगा उसका बचपन का जीवन, शुरू के 4-5 साल का जीवन उतना ही कष्टमय बीतेगा, कष्टमय बीतेगा। 2 साल पहले की बात है, एक हमारे पास फोन आता है और बाय द वे मैंने फोन उठा भी लिया। अब पूछते हैं कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है, एक मतलब बच्चे का प्रेगनेंसी है और वो हॉस्पिटल में है, तो मां बच्चे ठीक रहेंगे? तो हमने कहा कोई कॉम्प्लिकेशन है? कहते अभी तक तो नहीं है। फोन पे बात करते करते मैंने फोन पे कुंडली, उस वक्त उस दिन की कुंडली खोली और चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहे थे 8वें भाव। चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहे थे 8वें भाव में। मैंने कहा जच्चे बच्चे जो भी माँ, जो उसका बेटा, उसको ऑपरेशन से होगा, कट लगेगा। कहते कट की तो बात ही नहीं है, डॉक्टर ने भी कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैंने कहा अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आप मुझे शाम तक बताइए। मैंने नहीं बोला कि हमारी बात ही सही है या उनकी बात गलत है, क्यों बोले भाई, हमने तो यही बात समझ में आ रही है, बाकी तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। और अच्छा है कि आपकी बात सही हो, दोनों ही शुभ प्रभाव में रहे, अच्छा रहे। शाम को फोन आता है कि अचानक कॉम्प्लिकेशन हो गया और ऑपरेशन से बच्चा हुआ। कैसे पता चला? केतु कट है, चंद्रमा वहां पीड़ित हो रहा था, 8वें भाव में था। जब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, 8वां भाव ऑपरेशन का था। तो इसको सर आपने प्रश्न कुंडली की तरह से ट्रीट किया, क्योंकि उस दिन तो बहुत बच्चे का जन्म हुआ होगा। जी, जब आप मुझसे कोई कुंडली पूछेगा तो मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। जी, नष्ट जातका में केवल प्रश्न कुंडली की महत्ता बताई गई। किसमें गुरुजी, किसमें, कौन सी जातका में? नष्ट जातक। नष्ट जातक। जी, नष्ट जातक अध्याय है, लगभग सारी अच्छी किताबों में आपको मिलेगा, किताब नहीं है कोई। नष्ट जातक, जातक बोलते हैं जन्म पत्री को। जिसकी जन्म पत्री ना हो, नष्ट हो गई हो, किसी तरह से ना मिली हो, उस वक्त प्रश्न कुंडली, अगर उस व्यक्ति ने मन से क्वेश्चन किया, उसका आंसर जन्म कुंडली भी इतना अच्छा नहीं दे सकती जितना प्रश्न कुंडली देगी। इस पे सबसे ज्यादा काम केपी ने किया था, कृष्णमूर्ति ने, और होरेरी नाम दिया। लेकिन प्रश्न अध्याय में लगभग सभी महान ज्योतिषियों ने प्रश्न अध्याय पढ़ करके और प्रश्न अध्याय का अच्छा उल्लेख किया, और उसमें बड़ी सटीकता होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन पूछने आ रहा है वो कहीं आपकी परीक्षा तो लेने नहीं आ रहा। क्या उसका मन है कि वो देखना चाह रहा है कि इनको कितना आता, लाओ हम इनको बताते। अगर वो उसके मन में है तो आंसर नहीं है।
ये इसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है। इसी कारण से हॉरेरी, प्रश्न कुंडली, ये दैव विद्या कहलाती है। जो क्वेश्चन पूछने आ रहा वही उसका आंसर देगा। हॉरेरी कुंडली नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, हॉरेरी से आंसर आएगा, आएगा कंफर्म, लेकिन अगर पूछा सही गया तो। और इतना बढ़िया आंसर वो देगा जितनी बढ़िया कुंडली नहीं दे पाए। कोई बोले ऐसा कैसे हो गया, समझ के परे है, हमारे भी परे है, इसीलिए ज्योतिष भी सबके परे है, समझ के परे। कैसे वो इतना अच्छा आंसर दे जाती है, इतना बढ़िया कुंडली आंसर नहीं देती, इसी कारण से उसकी महत्ता इतनी ज्यादा प्रबल है। तो चंद्रमा बच्चे के जन्म का भी कारक है और बच्चे के जीवन के पोषक का भी कारक। इसीलिए कुछ लोग अपने घर में अपने धर्म में रिवाज बना देते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो उसको चांदी पहनाएंगे, मामा के यहां से चांदी का कड़ा मंगाएंगे। मामा भी चंद्रमा, क्योंकि मामा ननिहाल, माता की माता, बड़ा वाला चंद्रमा, वहां से मंगा के पहनाएंगे जिससे बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे। शुरू के 4-5 साल में जन्म कुंडली देखने के लिए मना किया जाता था। आपने भी बचपन में सुना होगा कि कुछ पहले के एस्ट्रोलॉजर थे, विद्वान पुरुष, वो 12 साल तक कुंडली नहीं बनाते थे बच्चे की, और सही करते थे, क्योंकि शुरू के 2 साल तक, शुरू के 3 से 4 साल तक माता पिता के कर्म से बच्चा बढ़ता है। माता पिता के कर्म से, अगर उसके माता पिता की जन्म कुंडली में बच्चे के योग खराब है तो बचपन में जीवन में कष्ट आता है बच्चे के। और अगर मृत्यु का भी योग है तो मृत्यु भी होती है। ये बात जन्म कुंडली से ना देख करके, बच्चे की जन्म कुंडली से ना देख करके आप माता पिता की कुंडली देख करके बता सकते हैं। 2018-19 शायद यूट्यूब पे भी पढ़ा हो, 19 या 20 की बात होगी, अगस्त का महीना होगा, अगस्त से सितंबर, यूट्यूब पे पढ़ा होगा। तब मैं ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ऐसे ले लिया करता था। उसमें एक मुंबई से हमारे पास फोन आता है कि जब एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी दोनों जो स्पाइन्स है वो जुड़ी हुई है, पता नहीं क्या उसने पर्चा भी भेजा था, वो जुड़ी हुई है, और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, उसमें लगभग बता रहे 30 से 40 लाख का खर्चा था। उनके पिताजी ने क्वेश्चन पूछा था क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तो हमने कहा ठीक है आप अपनी कुंडली भी दीजिए। तो हमारी कुंडली इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जन्म समय नहीं पता, तो हमने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे आंसर निकालने। हमने बच्चे की कुंडली देखी, तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, इस बच्चे की आयु कितनी है। हमने ये कैलकुलेट नहीं करा कि ऑपरेशन होगा नहीं होगा, खराब होगा, क्या होगा। कैलकुलेट किया था, मैंने कुछ टाइम दिया था, यूट्यूब पे देखिए उधर कहीं पड़ा होगा, उसी टाइम के अंदर उस बच्चे की डेथ। हमने कहा था कि इस डेट के बाद ही आप पैसा जमा करिएगा हॉस्पिटल में और ऑपरेशन कराएं। इस डेट के बाद क्यों, हमने कहा कि इस डेट के बाद जो भी होना होगा अच्छा होगा, लेकिन इस डेट से पहले अगर आप कराएंगे तो नहीं पता। तो शायद ऊपर वाले की दया से उनकी हमारी बात उनको समझ में आ गई हो, और वो जो डेट निकाली थी शायद 4 या 5 सितंबर, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने निकाली थी, उसी में ही उस बच्ची की, बच्चा था बच्ची थी इतना याद नहीं मुझे, डेथ हो जाती। तो आपने मार्केश देखा था कि चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, या कैसे देखा था ये वो इन जनरल? जब आपको अध्याय पढ़ाएंगे ना आयु खंड, वहां आपको पूरी बात बताएंगे कि कैसे किसी की आयु कैलकुलेट की जाती है। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन है गुरुजी। जैसे बताइए। गुरुजी अभी जैसे आपने कहा कि 12 साल तक बच्चे के जो है कुंड मतलब चंद्रमा का असर होता है 12 साल तक, मतलब 6-7 साल तक तो चंद्रमा पोषक होते हैं। 7 साल तक होता है, 6 से 7 साल। तो गुरुजी जैसे मैं अपना हिसाब लगाऊं तो गुरुजी मैं 15 साल तक तो खूब पिटा हूँ गुरुजी, कम ऐसा कोई दिन नहीं गया मैं ना पिटा हूँ, नहीं, मतलब जो पिटना मेरे को अलग है, याद है। पिटना अलग है और
शारीरिक कष्ट झेलना अलग है। हम लोग शारीरिक कष्ट की बात करें, पिटने मारने, पहले तो यहाँ जितने भी लोग होंगे ऐसा कोई नहीं होगा जो पिटा ना होगा। तो हाँ गुरुजी, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैं नहीं पिटा हूँ, मतलब 6-7 साल के बाद से लेके, और मतलब 13, मतलब हाँ 15 साल तक कह लो गुरु। नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये तो चीजें अलग है। हम लोग यहाँ जो चंद्रमा बात करें, जीवन के पोषक की बात कर रहे हैं ना, अच्छा गुरु। जीवन का पोषक। जीवन चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें चंद्रमा को विचार करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? चलिए इसी के आगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ज्यादा रात हो गई है, तो मिलते हैं, कल मिलते हैं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम गुरु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।